बेरोज़गारी कम हो और रोज़गार मिले सबको। इस बार जो भी सरकार आए वो शिक्षा और स्वास्थ्य में खास तौर पर ध्यान रखे। ये सब भ्रष्टाचार खत्म हो। हम शिक्षा पे, रोजगार पे और जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके आधार पर वोट दें। लोकसभा के रण का बिगुल बज चुका है। गर्मियों का पारा चढ़ने के साथ ही सियासी पारा अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। देश की 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को होना है, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभाओं के लिए 55 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। इसमें सर्वाधिक हरिद्वार लोकसभा से 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं नैनीताल अल्मोड़ा सीट से 10-10, पौड़ी से 13 और टिहरी लोकसभा से 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे हैं। इसी चुनाव में क्या माहौल है, जनता की क्या राय है और युवा जिनकी बात करते हैं, मोदी जी खासकर युवाओं की बात करते हैं। और उत्तराखंड के संदर्भ में कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती है। और क्या राय उत्तराखंड की युवा रखते हैं कि इसी संदर्भ को लेकर हमने देहरादून के आज विभिन्न संस्थानों का दौरा करेंगे और जानेंगे युवाओं के दिल की राय। तो लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और आज इसी लोकसभा चुनाव को लेकर मैं देहरादून के एक इंस्टीट्यूट में आया हूँ। यहाँ पर तमाम युवा प्रदेश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से जो है तैयारी करने आए हैं और अपनी जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आज इन्हीं युवाओं से हम जानेंगे कि क्या रुझान चुनाव को लेकर है, क्या अपनी राय रखते हैं और किस प्रकार की सरकार का चुनाव केंद्र के लिए करेंगे और उत्तराखंड से किस प्रत्याशी को जो है लोकसभा के द्वार पर पहुंचाएंगे। आपका नाम? हरीश। हरीश जी, तो आप कहाँ के निवासी हैं? आप पुरोला। तो आप टिहरी लोकसभा के निवासी हैं। क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे? अब इस बार क्योंकि बेरोजगार बहुत हैं, क्योंकि बेरोजगारों को मतदान करना चाहिए। हमारे हक के लिए बॉबी परमार जी को इस बार जिताना है, क्योंकि इसमें बॉबी परमार को हमने मतलब अपने वोटिंग से उनको विजय बनाना है। चलिए, बेरोजगारी की इन्होंने बात की और उत्तराखंड का आलम बेरोजगारी में हम सभी ने देखा है। आगे भी हम बात करेंगे। तो सर, आपका नाम? सचिन उनियाल। तो सचिन जी, क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे? केंद्र में किसे आप सत्ता में देखना चाहते हैं? केंद्र में हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारी जो हमारे उत्तराखंड में है, जो राज शासन चल रहा है, पहले से ही राज शासन चल रहा है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि वो राज शासन टूट जाए जो कि 40 सालों से उत्तराखंड में चल रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो कि हमारे निर्दलीय बॉबी परमार भाई हैं, हम उनको मतदान देना चाहते हैं और उनको विजय बनाना चाहते हैं। और क्या मांगे सरकार से रखते हैं कि युवाओं के लिए किस प्रकार का डेवलपमेंट हो? सरकार से हम उत्तराखंड के लिए मांगते हैं, अपने राज्य के लिए मांगते हैं, अपने राज्य का डेवलपमेंट हो। अपना जो हमारे उत्तराखंड में जो भी बेरोजगारी है या पेपर लीक वगैरह वगैरह होते हैं, इन सब के लिए मांग चाहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचार खत्म हो, बस। तो पेपर लीक की इन्होंने बात की और उत्तराखंड में जो है पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा है। उत्तराखंड चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो या यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो है पेपर लीक के रहे। और भी हम युवाओं से बात करेंगे। इनका नाम काजल पंवार। तो काजल जी, क्या मांग सरकार से करती है? उत्तराखंड के लिए अच्छा होना चाहिए और सरकारी नौकरी आनी चाहिए ताकि युवाएं आगे बढ़ सके, बेरोजगारों को रोज़गार मिल सके। अच्छा, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, यही अमूमन जो है मुद्दे से निखर कर सामने आ रहे हैं। इसके अतर स्वास्थ्य पर ज़्यादा विचार आ नहीं रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ। रुद्रप्रयाग से। तो ये पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से हैं और किस पौड़ी गढ़वाल से जो है अनिल बलूनी भाजपा के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से गणेश गोदयाल जो है कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं। क्या मांग रखती है सरकार से, क्या विकास होना चाहिए? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि बेरोज़गारी कम हो और रोज़गार मिले सबको। और ऑब्वियसली हम लोग युवा लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें जो आगे हम ही से विकास हो हम लोगों का। तो ऑब्वियसली रोज़गार तो बहुत ज़रूरी है। भर्तियाँ टाइम पे निकले। भर्तियाँ टाइम पे निकले, ये एक बड़ा मुद्दा रहता है और यही बात निखर कर सामने आ रही है कि भर्तियों की जो है लगातार मांग की जाए। यहाँ पर एक मैम हमारे साथ हैं। आपका नाम? रिया जी, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? हम यही देहरादून से हैं। तो आप देहरादून टिहरी लोकसभा से आप हैं। क्या मांग सरकार से करती हैं? केंद्र में किसे सत्ता पे देखना चाहती हैं? तो मांग तो बस इतनी है हमारी बेरोज़गारों की कि समय समय पे हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने चाहिए, बस। एग्ज़ाम कंडक्ट की जानी चाहिए, एक बड़ी मांग ये रहती है। और यहाँ पर एक मैम हमारे साथ बनी है। आपका से हम जानेंगे कि क्या राय आप रखती हैं और किस प्रकार से चुनाव के लिए अपनी तैयारियां रहती हैं। आपका नाम? निशा यादव। निशा यादव। निशा जी, आप कहाँ से निवासी हैं?
देहरादून से आप हैं, हरिद्वार लोकसभा से आप शायद हैं, तो क्या मांग सरकार से करते हैं और किसे सभाएं लोकसभा पहुंचाने चाहती हैं? देखो, मैं भी एज अ स्टूडेंट यही कहूँगी कि बेरोज़गारी जो है, जो हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, उसमें 83% जो युवा है वो बेरोज़गार हैं। और सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी जो है, जो यूथ है, उसकी यही है कि वो एक सेटल्ड हो जाए, एग्ज़ाम टाइम पे हो। उत्तराखंड की सरकार से ये मेरी गुजारिश है कि वो एक ऑथेंटिक किताबें निकालें जिससे बच्चा पढ़ सके। मतलब ये हो कि अलग अलग किताबें ना हो, कि किताबें सरकार निकाले, ऑथेंटिक किताबें हो जिस पे विश्वास रहे बच्चों का कि हाँ, इससे पढ़कर हम। निशा जी, किताबों की आपने बात की कि ऑथेंटिक किताब निकाली जाए, क्या किताबों के लिए क्या समस्या आपकी है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है? प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे हम उत्तराखंड में मेन हमारा फोकस रहता है परीक्षावाणी पर, तो परीक्षावाणी में भी जो क्वेश्चंस हमने आंसर्स जैसे बच्चा पढ़कर देता है, तो उसे भी आयोग ने नेगलेक्ट कर दिया। तो मतलब फिर इसके अलावा भी बच्चा कौन सी किताब पढ़ेगा उत्तराखंड की? एक बहुत बड़ी मांग सरकार से की है कि किताबों का जो है एकीकरण किया जाए और एक किताब निकाली जाए जिससे कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो, क्योंकि आयोग की जो मार्क शीटिंग है वो उसमें समस्या उत्पन्न होती है। और भी जानेंगे हम यहाँ पर युवाओं से राय। सर, आपका नाम? मेरा नाम आयुष भट्ट है। तो आयुष जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। रुद्रप्रयाग से, पौड़ी गढ़वाल से आप बिलोंग करते हैं। तो सर, क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं तो मतलब ये चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे होंगे, पहले हमारे उत्तराखंड राज्य को थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था, पर अब यहाँ पर रोडें बहुत बनी है। बीच में आपने देखा यहाँ पे इन्वेस्टर समिट भी हुई है उत्तराखंड में ही, ऋषिकेश में भी हुआ था। पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे बहुत जल्दी आपदा आ जाती है या आती रहती है। इस वजह से क्या होता है, सड़कें तो टूट जाती हैं, पर दिक्कत कहाँ आती है? एक छात्र को आती है, एक किसी भी व्यक्ति को आती है जिसको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं तो ये चाहूँगा इस बार जो भी सरकार आए वो शिक्षा और स्वास्थ्य में खास तौर पर ध्यान रखें। शिक्षा और स्वास्थ्य की मांग की है इन्होंने, और स्वास्थ्य एक पहाड़ों के लिए, आप क्योंकि रुद्रप्रयाग से हैं, केदारनाथ यात्रा के समय में हमको देखने को मिलता है कि एक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या मांग करते हैं सरकार से डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर? मैं तो ये चाहूँगा कि हॉस्पिटल खुलें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही जैसे आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे गाँव में एक स्कूल होता है या बहुत सारे गाँव में एक कॉलेज होता है, जहाँ हम हर किसी को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है अपने शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए भी। अगर हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा यानी स्कूल अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, तो इससे ये रहेगा कि हर कोई, मतलब अगर आपदा भी आ जाती है तो तब भी विद्यालय जा पाएगा, या फिर तब भी क्या कहते हैं, अगर आपदा के बीच में उसको कुछ हो जाता है तो कम से कम अस्पताल जाके अपने आप को इलाज तो करा पाएगा वो। जी, अभिषेक जी, यात्रा की बात की आपने, सड़क की बात की, तो चार धाम परियोजना जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, वो उत्तराखंड सरकार की थी, उसको कुछ फ़ायदा मिला आपको? जिससे बहुत फ़ायदा हुआ, उससे रोज़गार बढ़ा है देखा जाए तो। क्योंकि अगर चार धाम यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं तो वहाँ से आसपास जितनी भी सड़कों में दुकान होती है वहाँ पे जाते हैं। हर साल हम देखते हैं काफ़ी लोग क्या कहते हैं, केदारनाथ की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, तो इससे काफ़ी प्रभाव तो पड़ा है यहाँ की रोज़गार में। और भी हैं, आपका नाम? शीतल शीतल जी, तो कहाँ से के रहने वाले हैं आप? जी, हम देहरादून से रहने वाले। देहरादून से रहने वाले हैं। क्या मांग है सरकार को, क्या माहौल लोकसभा का इस समय बना हुआ है? इसमें देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे भाई भट्ट जी ने ऑलरेडी बोल दिए हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड सरकार के लिए कि अगर अलग स्टेट में देखा जाए तो शिक्षा के महत्व में काफ़ी लोग आगे हैं और हर एक इंसान शिक्षित है। और इतना इसमें अकॉर्डिंग देखा जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इतने लोग ना शिक्षित हैं और ना ही और बेरोजगारी ज़्यादा है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग अगर शिक्षा स्वास्थ्य पर अगर काम किया जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है और हम उन्हीं को ही सरकार बनाएंगे। भट्ट जी, आपसे फिर मैं आपके पास आऊँगा। और जो है पलायन एक बहुत बड़ी समस्या हमने अमूमन देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद चमोली से हूँ और चमोली रुद्रप्रयाग में एक बहुत बड़ी समस्या पलायन की है। पलायन को लेकर सरकार से क्या मांग करते हैं? जी, अगर स्वास्थ्य शिक्षा अगर आपको आपके पौड़ी में मिल जाए, आपके चमोली में मिल जाए, तो क्यों लोग देहरादून आएंगे या क्यों बाहर जाएंगे? मेरा मुद्दा ये है, अगर आप सारी जितनी भी हमारी जो बेसिक ज़रूरत वाली चीज़ें हैं अगर हमको हमारे गांव के क्षेत्र में मिल जाएंगी तो मैं क्यों बाहर जाना चाहूँगा? और सबको अपनी धरती प्यारी है, सबको अपना गांव प्यारा है। तो मैं तो यही चाहूँगा, अगर स्वास्थ्य शिक्षा अगर हमारे गांव में आ जाए, हमको वहाँ आसानी से मिल जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई पलायन करेगा। और थोड़ी बेरोजगारी भी है, अगर उसका भी हमें समाधान मिल जाए तो मुझे तो लगता है सारे लोग वापसी अपने गाँव में ही चले जाएंगे। सर, रिवर्स पलायन की सरकार ने बात की, गांव चलो अभियान,
या पुनः गांव निर्माण अभियान, अनेक प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है। इनसे कुछ फायदा आपको धरातल पे देखने को मिला? जब तक वही है, जब तक हमको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलेंगी तब तक तो गांव जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार अगर हमें हमारे गांव में मिल जाएगा तो हर कोई गांव में वापसी जाएगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक तो खाली ये अभियान सिर्फ अभियान है, इनका कोई मतलब अंत रिजल्ट नहीं आएगा इसका। बहुत बेहतरीन इन्होंने बात की, स्वास्थ्य को लेकर बात की, शिक्षा को लेकर बात की, परिवहन संचार को लेकर बात की, और कहीं ना कहीं पलायन एक जो बहुत बड़ी विकट समस्या उत्तराखंड के लिए बनता जा रहा है। लगातार पलायन आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि इस लोकसभा चुनाव में 22 गांव जो है निर्जन घोषित कर दिए हैं पलायन आयोग ने। तो इन रिवर्स पलायन की इन्होंने बात की, और भी तमाम श्रेणी के युवा हमारे साथ बने हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष सेमवाल है। तो सेमवाल जी, आप क्या मुद्दे इस समय हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्या माहौल बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो हमारा उत्तराखंड है शिक्षा से अभी काफ़ी पीछे है, क्योंकि जो यहाँ के जो जितने भी कैबिनेट में जो बैठे हुए लोग हैं, हर पेपर को लेके इनका ये मुद्दा है कि पीछे पेपरों का लीक कर रहे हैं। जैसे कि उत्तराखंड में अशिक्षा का अभी काफ़ी दामन चल रहा है। देखा जाए अभी लोकसभा चुनाव में मैं बॉबी परमार को सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने छात्रों के प्रति काफ़ी आंदोलन किए, भूख हड़ताल करी। तो बॉबी परमार की समर्थन की इन्होंने बात की। और बॉबी परमार जो है इस समय, अगर मैं निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करूं तो 10 उम्मीदवारों के साथ ही 55 में से और जो 45 उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय और अन्य पार्टियों से हैं। और एक हॉट सीट इस समय बनी हुई है बॉबी परमार टिहरी लोकसभा सीट की। यहाँ पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कांग्रेस के ज्योत सिंह हुंसोला, भाजपा की माला राजा लक्ष्मी साहब, वहीं तीसरे उम्मीदवार बॉबी परमार खुलकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो बॉबी परमार के आपसी समर्थन में बात की, क्या समझते हैं बॉबी परमार की? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो हमारे वर्तमान में जो सांसद हैं ये 3 बार के सांसद हैं, लेकिन इन्हें देखा जाए तो वोट के टाइम तो अपने शहरों में भ्रमण करते हैं, लेकिन चुनाव जब हो जाता है और जब ये विजय हो जाते हैं तो इनका किसी भी गांव में कोई प्रचार प्रसार कुछ नहीं होता है। और इनकी जो भी योजनाएं होती है किसी भी गांव को, ये 3 जिलों में देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी में, इनका जो तीनों क्षेत्र हैं इनमें 14 विधानसभाएँ हैं, इनका किसी भी विधानसभा में किसी भी प्रकार की योजनाओं कोई वितरण नहीं होता है। वर्तमान में इनको 17 करोड़ के समथिंग इन्हें योजनाएं जो केंद्र के माध्यम से दी जाती, तो इन्होंने उसका कुल 5 करोड़ के समथिंग इन्होंने इसका व्यय किया। और देखा जाए तो इनके जो संसद में जो इनके सत्र होते हैं तो इनके सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं। तो जो ये इन्होंने आय की राशि की बात की, तो 40 करोड़ का जो सांसद निधि होती है उसमें से 5 करोड़ इन्होंने मात्र खर्च करने की बात की है, और 14 लोकसभाओं में उसका जो है ढंग से वितरण नहीं किए जाने की बात की है। क्यों ऐसा है? क्या आपने अपने सांसद जी को कभी ग्राउंड पर देखा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये राजशाही परिवार से बिलोंग करते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें कहा जाता है कि सुनने में ये आता है कि इनके पास जो भी विधि या जो निधि आती है सरकार को कुछ % अपना कमीशन लेके वापस कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें जनता के प्रति कोई लाभ नहीं है। ये देखते हैं अगर इन्हें ऐसा होता तो जनता में जगह जगह घूमते। व्यापक प्रश्न चिन्ह इन्होंने खड़े किए हैं टिहरी की जो निवर्तमान सांसद माला राजा लक्ष्मी शाह के ऊपर खड़े किए हैं कि जो ग्राउंड में वो दिखती नहीं है और अपनी सांसद निधि की जो खर्च है वो प्रॉपर नहीं कर पाती हैं। ऐसे ही और तमाम मुद्दों को मैं जानूंगा। सर, आपका नाम? रविंदर नेगी। अच्छा रविंदर जी, आप क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या माहौल बनता हुआ दिख रहे हैं? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमें बोलने का मौका मिला है। उसमें जो हमारे निर्दलीय बॉबी परमार लड़ रहे हैं उन्हें हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेरोज़गारी के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। मतलब बेरोज़गारी को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास उनका रहा है। और जैसे कि हम चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि जो चिकित्सा वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ऋषभ जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं टिहरी से। तो अमूमन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तादाद टिहरी की ज़्यादा है, तो क्या मांग है इस समय, क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है, किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है? जी, पक्ष में तो उसी के माहौल बनेगा जो हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि हम बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके से आते हैं, वहाँ मतलब सुविधाएं पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे मेन जो पॉइंट है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य जो है कि वहाँ हॉस्पिटल तो हैं पर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, प्रॉपर दवाइयाँ नहीं हैं, मशीनें नहीं हैं प्रॉपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलाज ना मिलने के कारण कई लोग अपनी जानें वहाँ गंवा देते हैं। और जो वापस मतलब देहरादून आते हैं, राजधानी में आते हैं इलाज कराने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है।
जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वो इतना महंगा जो इलाज रहता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बेसिकली यहाँ जो जितने भी हॉस्पिटल है वो सारे ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो इलाज का है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगा हो जाता है। और दूसरा ऋषभ जी, आपने राजधानी की बात की है, तो राजधानी एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के लिए रहा है। चाहे 2002 में जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ तो एक अवधारणा थी कि पहाड़ी राज्य की राजधानी गैरसैंण हो और पहाड़ का विकास गैरसैंण से सुनियोजित हो, लेकिन अब राजधानी जो है अधर में अटकी हुई। 2 विधानसभा भवन उत्तराखंड में पहले से हैं, देहरादून में हुआ और भरारीसैंण गैरसैंण में 2 विधानसभा भवन है। इसके अलावा सरकार एक तीसरा विधानसभा भवन रायपुर में बनाने जा रही है। राजधानी का जो स्पष्टीकरण है कि एक राजधानी प्रदेश की और वहीं से प्रदेश का विकास चले, प्रदेश के लिए योजनाएं बने, उसके लिए आपका क्या कहना है? जी, राजधानी से मुद्दा ये होना चाहिए कि जहाँ पे हर लोग प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। अब हमारी राजधानी देहरादून तो बहुत एक मतलब समझ लो उत्तराखंड के एक साइड में हो गई, जैसे अल्मोड़ा जो और दूर दूर जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो ज़िले हैं वो उनको यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से जो सड़कें हैं मतलब काफ़ी थोड़ी ख़राब होती है, जिसकी वजह से जो पहाड़ी राज्य के लोग होते हैं यहाँ आने तक मतलब आ नहीं पाते, किराया बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से आ नहीं पाते हैं। बेरोजगारी कम हो और रोज़गार मिले सबको। इस बार जो भी सरकार आए वो शिक्षा और स्वास्थ्य में खास तौर पर ध्यान रखें। ये सब भ्रष्टाचार खत्म हो। जो शिक्षा है उनके आधार पर वोट दें। लोकसभा चुनाव के लिए हम रिव्यू ले रहे हैं और इसी क्रम में अब हम दूसरे संस्थान या तो यूँ कह लीजिए देहरादून की एक लाइब्रेरी में आए हैं और यहाँ पर सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका नाम? मुरली कुनियाल। मुरली कुनियाल। तो सर, क्या माहौल है इस बार, क्या सोचकर मतदान करेंगे? सर देखिए, मतदान के मुद्दे तो वही हैं जो हमेशा से रहे हैं। जैसे रोज़गार का मुद्दा है जो मेन है, हम स्टूडेंट हैं तो मेन मुद्दा तो हमारे लिए वही है। उसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं जैसे विकास संबंधी मुद्दे हो गए और जो भी राज्य के अवसंरचना से संबंधित मुद्दे हैं वो मुख्य मुद्दे रहेंगे। राज्य की अवसंरचना से संबंधित मुद्दों की आपने बात की। सर, क्या मांग करते हैं उत्तराखंड की सरकार से और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। चमोली डिस्ट्रिक्ट। सर, पौड़ी गढ़वाल से आप आते हैं, किसे इस बार सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? तो देखिए, वो तो मेन मुद्दा ये है कि पहले कौन प्रत्याशी ऐसा है कि जो वहाँ की मेन समस्याओं के बारे में बात करता है। जैसे हम चमोली से आते हैं तो वहाँ की मेन समस्या, सबसे मेन मुद्दा है पलायन का, जिसके कारण आपको पता ही है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आधारभूत अवसंरचना की कमी है। वो सब मुद्दे पे जो काम करना चाहेगा, जो उसके लिए कोई ठोस अपना विज़न रखेगा, उसको हम वोट देंगे, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित। मतलब मेरी तो डिमांड यही रहेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ ऐसी बनाए। अभी ILO की रिपोर्ट आई है तो उसमें बोला है कि मतलब भारत के अंदर जो 25 ईयर्स तक जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी बेरोजगारी के गर्त में, एक तरह से देखा जाए तो 75% है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और भी युवाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम नितेश है, मैं डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। नितेश जी, टिहरी गढ़वाल से आप आते हैं, क्या मांगे हैं सरकार को लेकर, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? सर, जो माहौल दिख रहा है अभी यूथ का, मेरी टिहरी लोकसभा से तो अभी बॉबी पंवार जी हमारे हैं, हमारे मित्र भी है, दोस्त भी है, तो उनका हमारा रुझान तो उन्हीं की ओर है। और सबसे बड़ी मांग हमारी रोज़गार की होती है, जो अभी उत्तराखंड में चल रहा है भ्रष्टाचार वगैरह, उसको रोकना और यूथ के लिए आगे जो भी मतलब अवसर होते हैं वो खुलने चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अजय है और मैं वैसे चमोली से हूँ, पर मेरा जो लोकसभा में क्षेत्र है वो टिहरी है, मैंने टिहरी शिफ्ट किया हुआ है। सर, अजय जी, आप चमोली के रहने वाले हैं और टिहरी आपकी लोकसभा है। सर, क्या मुद्दे हैं सरकार को, क्या माहौल इस समय बनता हुआ देख रहे हैं? वर्तमान में सर मेरा तो यही है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से जो 2 प्रत्याशी हैं ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, वो बॉबी पंवार हैं और महारानी जी हैं। बट हमारी कहीं ना कहीं महारानी जी से ये शिकायत ज़रूर है कि अभी चुनाव एक पीक पॉइंट पे आ चुका है, बट अभी भी वो जनता के बीच में उस तरीके से नहीं है। और पिछली बार की तरह इस बार भी फिर वही लग रहा है कि मोदी जी हैं जो यहाँ के 5 कांग्रेसी प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े उठे हैं। ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी नहीं जानेंगी तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी जनता क्या चाहती है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं,
उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं। आप देहरादून में आइए, आप टिहरी में जाइए, उन कहीं पे वो बीच में नहीं है। और बीच में हमने उनका कोई इंटरव्यू भी देखा था, उसमें वो इंग्लिश में बातें कर रही थी। उनकी कोई जो क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में उनसे पूछा जा रहा था, उनको उस तरीके की कोई जानकारी नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में शिकायत है और हम चाहते हैं कि इस बार थोड़ा सा बदलाव हो, और बदलाव का एक जो विकल्प हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बॉबी पवार में थोड़ा सा सर, आपने बात की कि मोदी जी अकेले ही उत्तराखंड के 5 कांग्रेसियों से चुनाव कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड की राजनीति ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पर हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय जो नेता हैं जिनको हम यहां से चुनकर ग्राउंड लेवल से सांसद तक पहुंचाते हैं और वो 5 साल बाद जनता के बीच में नहीं आते हैं, तो क्या उत्तराखंड की राजनीति इतनी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई? सर, वर्तमान दौर ऐसा हो चुका है कि राज्य आंदोलनकारी जो नेतृत्व हमारे उन्होंने जिन्होंने नेतृत्व किया था राज्य आंदोलन का, अगर आज वो जिंदा होते तो वो निश्चित रूप से बहुत पछता रहे होते कि हमने क्यों उत्तराखंड नया बनाया। यहाँ के राजनेताओं का ना कोई ईमान है ना धर्म है, कभी भी वो पार्टियां चेंज कर देते हैं। जनता जो उन्हें वोट देकर चुनती है, एक विकल्प के रूप में देखती है, वो उसको बिल्कुल तिरस्कार कर देते हैं और किसी भी नई पार्टी में चले जाते हैं। पहली समस्या ये है। दूसरी सर, यहाँ के जो राजनेता है वो कभी भी आपको ज़मीन पर नहीं दिखेंगे। यहाँ का जो चुनाव हो रहा है वो केंद्र का एक चेहरा है, उसके बेसिस पर हो रहा है। चाहे आप ये बीजेपी को देख लीजिए, कांग्रेस का बुरे हाल है। हर दिन नए उनके जो मंत्री, पुराने जो उनके ग्रास रोड पर काम करने वाले मंत्री हैं, वो आज एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि वो पार्टी को छोड़े जा रहे हैं। तो वहाँ भी नेतृत्व की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है वो बीच अधर में अटकी हुई है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बुरे हाल पड़े हैं कहीं भी। बहुत अच्छी बातें आपने कही और कहीं न कहीं एक आपने अमूमन हमको देखने को मिलता है जो भारत के अन्य राज्य हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूँ या तेलंगाना की बात करूँ या फिर पश्चिम बंगाल की बात करूँ, तो यहाँ पर क्षेत्रीय दल जो है सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पर उत्तराखंड में इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हमारा, या मैं कहूँ राज्य आंदोलन की जो जननी थी उत्तराखंड क्रांति दल, वो अब नाम मात्र या सिमट कर ही रह गई है। तो क्या कारण मानते हैं? सर, पहले तो हमारे पास क्षेत्रीय पार्टी के नाम पे यहाँ पे बस यूकेडी थी। अब यूकेडी की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, वो देख रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सामाजिक कार्यों में ठीक ठाक है, चलो उसे चुनाव में हम अपनी तरफ से प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं। बाकी कांग्रेस और बीजेपी की गड़े और लोगों की मानसिकता यहाँ पर ऐसी हो चुकी है कि वो किसी क्षेत्रीय व्यक्ति को उभरने नहीं देना चाहते हैं। आप बॉबी पवार का उदाहरण देख लीजिए। लोगों का कहना यह है कि एक बॉबी पवार क्या भाड़ उखाड़ लेगा। एक वो बात कहते हैं ना कि एक चना क्या उखाड़ लेगा, वही वाली बात है सर। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो युवा है जिसने देश में विकास करना है, उसकी बात कौन उठा रहा है। तो हमारे पास एकमात्र विकल्प वही है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, हम नहीं कह रहे हैं कि वो बिल्कुल दूध के धुले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकल्प है। इस प्रकार के अगर छोटे मोटे नेताओं को हमारी खुद की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, वो भी ऐसे नए चेहरों को मौका देती है, तो हम बिल्कुल उनका समर्थन करेंगे। लेकिन कोई हो तो हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास विकल्प है तीरथ सिंह रावत जी, जो कि बस 2-3 साल बैठे रहते, इस बार उन्हें पार्टी ने कुछ काम दे दिया। रानी जी जो 5 साल गायब रहती है, अब हमें उन्हें वोट करना है। बलूनी जी जो साल भर दिल्ली में थे, हम मानते हैं कि बलूनी जी एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन वही है, आप क्षेत्र के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, आपको कैसे वोट दे दे। तो विकल्प हमारे पास कुछ नहीं है और हम चाहते हैं कि जो ये बड़ी पार्टियां ही हैं वो ही कम से कम नए चेहरों को उठाए, हम ही लोगों के बीच से किसी चेहरे को उठाए और वो एक ऐसा मंच प्रदान करे कि वो उत्तराखंड का विकास कर सके। मेरा नाम शंकर सिंह है। तो शंकर जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से आप हैं, अल्मोड़ा नैनीताल सीट से आप बिलोंग करते हैं। तो सर क्या माहौल इस समय देख रहे हैं? माहौल 50-50 है, बट हम तो यही चाहेंगे कि माहौल जो आगे बने, हम शिक्षा पे, रोज़गार पे और जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं उनके आधार पर वोट दें, कैंडिडेट को जिताए। वहाँ से हमारी यही वो रहेगी कि सोच समझ के दे सारे युवा, जैसे बॉबी पवार का भी चल रहा है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हमें मिले जो हमारी बात वहाँ तक, उस लेवल तक लेके जाए जिस पे हम पूरा भरोसा कर सकें। तो युवाओं की ही आपने बात की और माहौल 50-50 है। सर केंद्र में किसकी सरकार बनता हुआ दिखना चाहते हैं? केंद्र में भी कांग्रेस के आपने बात की है और अमूमन निश्चित है, क्योंकि हर एक की अपनी पसंद होती है, अपनी एक चॉइस होती है। मेरा नाम सूरज कुनियाल है। सूरज जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चमोली जिले से। चमोली से बिलोंग करते हैं। सर क्या माहौल इस समय बना है, क्योंकि सियासी पारा अपने चरम पे है, 19 तारीख को मतदान होना है, क्या राय रखते हैं? राय तो कुछ नहीं रख सकता ऐसा, लेकिन ये है कि जो लोकसभा को रुझान है वो बढ़िया है, लेकिन ये कि सरकार जो भी आए वो एक अच्छे विकास की ओर, काम करने की ओर ज़्यादा अग्रसर रहें, और बेरोजगारी ज़्यादा है उत्तराखंड में, इस वजह से बेरोजगारी को कम करने की मांग इन्होंने की। तो ये थे आज
विभिन्न संस्थानों से युवाओं के रुझान लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय युवाओं ने रखी और सरकार से विभिन्न मांगे उन्होंने की। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार और बेरोजगारी की अमूमन बात हमको आज युवाओं ने की। इन्हीं सब रिव्यू को आप देखेंगे अपने सहयोगी अनिमेश सजवाण के साथ। मैं हिमांशु गौड़, HNN, देहरादून।